स्वस्थ शरीर और अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए योगाभ्यास प्राचीन काल से चला आ रहा एक सरल और प्रचलित साधन रहा है। ईसा से 200 वर्ष पूर्व महर्षि पतंजलि ने योग साधना को सूत्रों के रूप में तैयार किया था, जिसे आज हम परंपरागत योग या अष्टांग योग के रूप में जानते हैं। योगाभ्यास के प्रभाव और लाभ को देखते हुए पिछले कुछ दशकों में योगाभ्यास पूरे संसार में बहुत प्रचलित हो गया है। हम आज हर शहर में योग कैंप्स को आयोजित होते हुए देख सकते हैं। टीवी के माध्यम से भी योगाभ्यास को बहुत पॉपुलैरिटी मिली है। योग अभ्यास के लिए न किसी उपकरण न ही किसी साधन की ज़रूरत होती है। इसका लाभ उठाने के लिए कोई भी व्यक्ति इसे किसी भी समय किसी भी जगह कर सकता है। आप जानते हैं कि हमारी भारतीय सेना विषम जलवायु और विपरीत परिस्थितियों में दूर दराज के इलाकों में तैनात रहती है। इन इलाकों में हर समय शायद औपचारिक रूप से पीटी आयोजन करना मुमकिन ना हो, लेकिन इन हालतों में भी हमें अपनी सेना का मनोबल, मानसिक और शारीरिक दृढ़ता बनाए रखना बहुत ज़रूरी होता है। इसमें योगाभ्यास ने एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। योगाभ्यास की सरलता और गुणवत्ता को देखते हुए आज योगाभ्यास को भारतीय सेना के प्रशिक्षण में भी शामिल कर लिया गया है। AIPT में हम योगा इंस्ट्रक्टर कोर्स चलाकर यूनिट लेवल के योगा ट्रेनर ट्रेन करते हैं। इनके माध्यम से ही हम अपनी सेना में योग को प्रोत्साहन और सिखाते हैं। यूँ तो आज योगाभ्यास पर बहुत सारा साहित्य उपलब्ध है, लेकिन बहुत सारे योगासनों में से कुछ लाभकारी योगासन चुनकर हमने AIPT में एक CD बनाई है। मुझे विश्वास है कि यह CD पूरे आर्मी एनवायरनमेंट के लिए बहुत लाभकारी सिद्ध होगी। योगासन करते समय सावधानियां। योगासन करने वाले व्यक्ति को कुछ एक सावधानियां एवं जानकारियों का होना बहुत आवश्यक है। सूर्योदय से पहले योगाभ्यास सबसे लाभदायक बताया गया है। ढीले कपड़े पहनकर योगाभ्यास करना चाहिए। योगाभ्यास या तो खाली पेट या भोजन के 2-3 घंटे बाद ही करना चाहिए। योगाभ्यास किसी प्रशिक्षित व्यक्ति की देखरेख में करें। चोट से ग्रस्त एवं हृदय रोगी व्यक्ति डॉक्टर की सलाह से ही योग करें। योगाभ्यास के लिए अपने आप को शारीरिक एवं मानसिक रूप से तैयार करने के लिए सूक्ष्म व्यायाम करें एवं उसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करें। सुझाव के तौर पर सूर्य नमस्कार या सूक्ष्म व्यायाम का अभ्यास पहले करना चाहिए। शारीरिक क्षमता के अनुसार ही योगाभ्यास करना चाहिए। नए सीखने वाले व्यक्तियों को ट्रेनिंग एड का प्रयोग अधिक लाभदायक होता है। आसनों को संतुलित तरीके से करना चाहिए। कमर में दर्द हो तो आगे की ओर नहीं झुके। आगे झुकते समय सांस छोड़ें और पीछे झुकते समय सांस को भर लें। 12 वर्ष से कम उम्र वाले तथा बहुत अधिक उम्र वाले व्यक्तियों को कठोर योगाभ्यास नहीं करना चाहिए। सूक्ष्म व्यायाम। किसी भी कार्य को करने से पहले शरीर और मन को पूरी तरह से तैयार करने में सूक्ष्म व्यायाम बहुत उपयुक्त है। योगाभ्यास करने से पहले सूक्ष्म व्यायाम यानी वार्मिंग अप करने से रक्त संचार एवं मांसपेशियों का कार्य अच्छी तरह से होने लगता है। शरीर के जोड़ सुचारू रूप से कार्य करने लगते हैं। इससे प्रत्यक्ष अभ्यास के समय चोट लगने की संभावना भी बहुत कम होती है। यहां पर सूक्ष्म व्यायाम के कुछ आसान प्रकार दिखाई दे रहे हैं।
सहयोगी साधनों के साथ योग। योगासनों को सीखने के लिए कुछ प्रशिक्षण साधन या उपकरणों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो इस प्रकार हैं। लकड़ी का पुल। यह पुल या ब्रिज के समान दिखता है। मुख्यतः इसे मेरुदंड में लचीलापन बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इससे अर्धचक्रासन, चक्रासन, नाभि आसन या नौकासन, पश्चिमोत्तानासन, हलासन आदि कर सकते हैं। हल। इसका आकार भारतीय हल के समान दिखाई देता है। इसके 3 अलग अलग भाग हैं। जिन व्यक्तियों के घुटनों में दर्द है या जिनके घुटने कम मुड़ते हैं, वे इसकी मदद से वज्रासन में बैठ सकते हैं एवं प्राणायाम या ध्यान लगा सकते हैं और सुप्त वज्रासन एवं उष्ट्रासन का अभ्यास कर सकते हैं। लकड़ी का गुटका। यह लकड़ी का बना एक ब्लॉक है। इसका इस्तेमाल इस पर बैठने एवं हाथ में चोट या कमजोरी होने पर नाभि आसन, मयूरासन एवं कंधारासन का अभ्यास करने में सहायक है। लकड़ी का बेंच। इस उपकरण का इस्तेमाल पश्चिमोत्तानासन, कंधारासन आदि में मेरुदंड का लचीलापन बढ़ाने में कर सकते हैं। लकड़ी की ईंट। इसका प्रयोग पादहस्तासन, त्रिकोणासन या पश्चिमोत्तानासन में किया जाता है। पद्मासन स्टैंड। इसे योगासन स्टैंड भी कहा जाता है। इसका प्रयोग मुख्यतः प्राणायाम या ध्यानात्मक आसनों में बैठने के लिए करते हैं, जिससे मेरुदंड सीधा रखने में मदद मिलती है। यह आसन का प्रथम सिद्धांत है। पद्मासन स्टैंड व त्राटक स्टैंड दोनों का इस्तेमाल हम त्राटक क्रिया करने में कर सकते हैं, जिससे मोमबत्ती या दीपक को आंखों की सीधाई में रखा जा सके। रोप पुली। ये 2 रस्सियां हैं जिनमें पुलियां लगी है। इसका इस्तेमाल हम पार्टनर के रूप में कर सकते हैं, जिससे क्षमतानुसार बल प्रदान कर सकते हैं और इसमें चोट की बहुत ही कम संभावना है। इससे हम आर्म स्ट्रेचिंग, साइड स्ट्रेचिंग, मेरुदंड स्ट्रेचिंग कर सकते हैं। इससे हम वीरभद्रासन, पादहस्तासन,
पादहस्त दंडायनासन, नौकासन, धनुरासन का अभ्यास कर सकते हैं। यू रोप। इसकी आकृति यू के समान होती है। इसका प्रयोग साइड स्ट्रेचिंग, वीरभद्रासन, चक्रासन और शीर्षासन में करते हैं। मजबूत बनती हैं। यह आसन हार्निया, सायटिका तथा गठिया रोगों में अति लाभप्रद है। उत्कटासन। दोनों पैरों के पंजे एवं एड़ियां मिलाकर खड़े हो। दोनों हाथों को शरीर के साथ लगाएं। पैरों को उतना ही खोलें जितनी कंधों की चौड़ाई हो। घुटनों को आगे की तरफ झुकाते हुए शरीर को जमीन की तरफ खींचें। ध्यान रहे कमर सीधी हो। हाथों को नमस्कार मुद्रा में लाते हुए सीधे ऊपर ले जाएं। जंघाओं को जमीन के समांतर लाने की कोशिश करें। ध्यान रहे शरीर का भार दोनों पंजों पर केंद्रित हो। यहां पर क्षमतानुसार आसन में बने रहें। धीरे धीरे विपरीत क्रम में आसन से बाहर आए। शरीर की स्थिति सामान्य बनाएं। इस आसन को नियमित रूप से करने से मूत्राशय का संक्रमण ठीक होता है। जंघाओं और घुटनों में मजबूती आती है, जिससे दौड़ने में मदद मिलती है। शरीर का संतुलन बनाने में यह सहायता करता है। अर्धचंद्रासन। इस आसन में मनुष्य की आकृति आधे चंद्रमा की तरह दिखाई देती है, इसलिए इसे अर्धचंद्रासन कहा जाता है। दोनों पैरों पर सीधे खड़े हों। दोनों हाथ शरीर के साथ बाएं पैर को पीछे की तरफ ऊपर उठाएं तथा दाहिने हाथ को जमीन पर लगाएं। ध्यान रहे मेरुदंड एवं गर्दन सीधी हो। क्षमतानुसार आसन में बने रहें। विपरीत क्रम में आसन से बाहर आएं। साथ ही दाएं पैर से इस आसन को दोहराएं। इस आसन को मेरुदंड तथा घुटनों के दर्द से ग्रस्त व्यक्ति ना करें। यह आसन करने से पूरे शरीर के ढांचे को मजबूती मिलती है एवं लचीलापन मिलता है।
संतुलन एवं एकाग्रता में यह आसन सुधार लाता है। बैठकर किए जाने वाले आसन। इस भाग में हम बैठकर किए जाने वाले कुछ आसनों की जानकारी लेंगे। जानु सिरासन। इस आसन में जानु यानी घुटने पर सिर को लगाया जाता है, इसलिए इसे जानु सिरासन कहते हैं। दंडासन में बैठ जाएं। मेरुदंड सीधा, दोनों हाथ नितंबों के पास मैट पर लगाएं। दाहिने हाथ की मदद से दाहिने पैर के अंगूठे को पकड़ें और पैर को घुटने से मोड़ें। ध्यान रहे, पैर के तलवे एवं एड़ी को बाई जंघा के मूल में लगाएं। धीरे धीरे सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर की ओर उठाएं। शरीर को ऊपर की ओर तानें। सांस को छोड़ते हुए शरीर के ऊपरी अंग को आगे झुकाएं। दोनों हाथों की मदद से बाएं पैर के तलवे को पकड़े। सीने को बाएं पैर की जंघा से लगाने की कोशिश करें एवं सिर को घुटने से आगे लगाने की कोशिश करें। ध्यान रहे, बायां पैर बिल्कुल सीधा हो। आसन की अंतिम स्थिति में आने पर क्षमतानुसार आसन में बने रहे। विपरीत क्रम में बाहर आए। इस आसन का अभ्यास पश्चिमोत्तानासन करने से पहले करना चाहिए। यह आसन कमर एवं पार्श्वभाग की चर्बी कम करता है, जंघा एवं उदर की नाड़ियों को शुद्ध करता है, पाचन शक्ति को बढ़ाता है, मेरुदंड को लचीला एवं मजबूत बनाता है, गुर्दों की कार्यक्षमता में सुधार लाता है। इसी आसन को पैरों को बदलकर दोहराएं। पश्चिमोत्तानासन। पश्चिम का अर्थ है कमर। इस आसन में कमर को ताना जाता है, अतः इसे पश्चिमोत्तानासन कहा जाता है। दंडासन में बैठ जाएं। कमर सीधी रखें। दोनों हाथ अपने नितंब के साथ मैट पर रखें। धीरे धीरे सांस लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाएं। ध्यान रहे, दोनों पैर के घुटने सीधे हो। सांस को छोड़ते हुए शरीर के ऊपरी अंग को आगे की ओर झुकाएं। दोनों हाथों की मदद से दोनों पैरों के अंगूठों को तर्जनी उंगली से पकड़ें। दोनों हाथों की कोहनियां मैट पर दोनों घुटनों के बाहर की तरफ लगाएं। ध्यान रहे, इस आसन की अंतिम स्थिति में आने पर सांस को सामान्य रखें। क्षमतानुसार आसन में बने रहें। धीरे धीरे आसन से विपरीत क्रम में बाहर निकलें। कमर दर्द से पीड़ित व्यक्ति ने यह आसन नहीं करना चाहिए। यह आसन करने से मेरुदंड तथा कमर की अतिरिक्त चर्बी कम होती है। हृदय, गुर्दों एवं फेफड़ों को यह आसन प्रबल बनाता है। वज्रासन। दंडासन में बैठ जाएं। धीरे धीरे दाहिने पैर को घुटने से मोड़ते हुए दाहिने नितंब के नीचे लगाएं। उसी तरह बाएं पैर को मोड़ते हुए बाएं नितंब के नीचे लगाएं। ध्यान रहे, एड़ियां खुली हुई हो तथा दोनों घुटनों को आपस में मिलाएं। दोनों हाथ जंघाओं पर रखें। मेरुदंड बिल्कुल सीधा हो। आसन की अंतिम स्थिति में आने पर क्षमतानुसार आसन में बने रहे। धीरे धीरे विपरीत क्रम में आसन से बाहर आएं। आसन को फिर से दोहराएं। वज्र का तात्पर्य है कठोर।
बैठकर किए जाने वाले आसनों का आधार वज्रासन को माना गया है। इस आसन में शरीर के अधिक से अधिक अंग जमीन पर लगते हैं, अतः हमारी शारीरिक स्थिति मजबूत बनती है। यह आसन अन्य आसनों से भिन्न है। इसे खाना खाने के तुरंत बाद भी कर सकते हैं। थकान एवं निद्रा को भी ये दूर करता है। पाचन तंत्र में सुधार लाता है। इस आसन में ध्यान या ओम का उच्चारण किया जा सकता है। भद्रासन। दंडासन में बैठ जाएं। दाहिने पैर को घुटने से मोड़ते हुए गुदद्वार के पास जंघा के साथ लगाएं। इसी तरह बाएं पैर को घुटने से मोड़ते हुए गुदद्वार के पास जंघा के साथ लगाएं। दोनों पैरों के तलवों को आपस में मिलाएं। दोनों हथेलियों से दोनों पैरों के पंजों को पकड़ें। ध्यान रहे, दोनों हाथों की कोहनियों से जंघाओं को नीचे की ओर दबाएं। इसी क्रिया को बराबर दोहराएं। शुरू में इस आसन को ज्यादा ना करें, क्षमता से अधिक जबरदस्ती ना करें। विपरीत क्रम में आसन से बाहर आएं। इस आसन को करने से कमर एवं जंघाओं में जमी चर्बी कम होती है। गठिया संबंधी रोग दूर होते हैं। मूत्राशय का संक्रमण ठीक होता है। मेरु वक्रासन। दंडासन में बैठें। दोनों हाथ कोल्हों के साथ रखें। जमीन पर हथेली लगाएं। कमर सीधी। दाहिने पैर को घुटने से मोड़ें एवं पैर के पंजे को बाएं पैर के घुटने के पास रखें। दाहिना हाथ पीछे की ओर ले जाएं। सांस भरते हुए कमर के ऊपरी भाग को दाहिनी ओर मोड़ें एवं पीछे की तरफ देखें। सांस छोड़ते हुए विपरीत क्रम में आसन से बाहर आएं। इसी प्रकार दूसरी तरफ से अभ्यास करें। यह आसन करने से मेरुदंड मजबूत होता है। कमर के पार्श्व भाग की चर्बी कम होती है। पाचन तंत्र में सुधार आता है। सामान्य कमर दर्द ठीक होता है। इस आसन का अभ्यास आगे एवं पीछे झुकने वाले आसनों से पहले करना चाहिए। मंडूकासन। वज्रासन में बैठ जाएं। दोनों हाथों की हथेलियों की मुट्ठी बनाएं। मुट्ठियों को नाभि के दोनों ओर लगाएं। शरीर के ऊपरी अंग को ऊपर की ओर तानें तथा सांस को बाहर निकालते हुए आगे की ओर झुकें। ध्यान रहे, जंघा, हाथ और छाती आपस में मिले हो। माथे को दोनों पैरों के घुटनों के आगे जमीन पर लगाने की कोशिश करें। नितंब और एड़ियां आपस में सटे रहें। श्वसन गति को सामान्य बनाएं। आसन की अंतिम स्थिति में क्षमतानुसार बने रहें। श्वास लेते हुए विपरीत क्रम में आसन से बाहर आएं। इस आसन से शरीर में उष्णता बढ़ने लगती है। यह आसन करने से उदर के रोग दूर होते हैं। पृष्ठभाग पुष्ट बनता है। नेत्र रोग में यह आसन कारगर है। ध्यान रहे कि उच्च रक्तचाप से ग्रसित साधक इस अभ्यास को योग गुरु की देखरेख में ही करे। सुप्त वज्रासन। वज्रासन की स्थिति में बैठ जाएं। दोनों हाथों की मदद से घुटनों के बल आ जाएं। दोनों पैर की एड़ियों को बाहर की तरफ खोलें एवं सही फासला बनाकर जमीन पर बैठ जाएं। ध्यान रहे कि दोनों नितंब जमीन पर लगे हो। दोनों हाथों की कोहनियों को एक के बाद एक जमीन पर लगाते हुए पीछे की ओर पीठ के बल लेट जाएं। दोनों हथेलियों को पीछे ताने व आपस की कोहनियों को पकड़ें तथा सिर के नीचे तकिए के मुताबिक रखें। आंखों को बंद करते हुए इस आसन में अपनी क्षमतानुसार बने रहें।
धीरे धीरे दोनों कोहनियों का सहारा लेते हुए विपरीत क्रम में आसन से बाहर आए। घुटना एवं टखनों में दर्द से पीड़ित व्यक्तियों को यह आसन नहीं करना चाहिए। यह आसन करने से कमर के स्नायु प्रबल बनते हैं, जंघाओं की मांसपेशियां सुडौल बनती हैं, कमर की अनचाही चर्बी कम होती है, जोड़ों के अंदर जमी चर्बी कम करने में ये कारगर है, सीना चौड़ा बनता है तथा रक्त संचालन बढ़ता है। वक्रासन। दंडासन में बैठ जाएं, हथेलियों को जमीन पर लगाएं, धीरे धीरे दाहिने पैर को घुटने से मोड़ते हुए बाएं पैर के घुटने के बाहर की ओर रखें। बाएं हाथ को दाहिने घुटने के बाहर से घुमाकर दाहिने पैर के पंजे को पकड़ें। कमर को दाएं ओर मोड़ते हुए दाएं हाथ को कमर की सीध में पीछे 1 फुट दूर रखें। नजर पीछे की ओर तथा सांस गति को सामान्य बनाए रखें। आसन की अंतिम स्थिति में क्षमतानुसार बने रहे। विपरीत क्रम में सांस को छोड़ते हुए बाहर निकलें। पैरों को बदलकर आसन को दोहराएं। वक्र का अर्थ है टेढ़ा मेढ़ा। आसन की अंतिम अवस्था में शरीर की आकृति टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। यह आसन आंत के रोग, वात दोष, उदर विकार एवं कब्ज में लाभदायक है। गठिया रोग में लाभप्रद है। मधुमेह पीड़ित व्यक्तियों को यह आसन अत्यंत लाभदायी है। अर्ध मत्स्येंद्रासन। दंडासन में बैठे, दोनों हाथों की हथेलियों को कूल्हों के साथ जमीन पर लगाए। दाहिने हाथ की मदद से दाहिने पैर को मोड़ें और नितंब के पास लगाए। बाएं पैर को घुटने से मोड़कर दाएं पैर के घुटने के पास रखें। दाहिने हाथ को ऊपर उठाएं। दाहिने हाथ से बाएं पैर के घुटने को दबाते हुए पंजे को पकड़ें। सांस भरते हुए बाएं हाथ को पीठ के पीछे कमर पर रखें। ध्यान रहे निगाह पीछे की ओर हो। आसन की अंतिम स्थिति में 20 से 30 सेकंड बने रहे। गर्दन को सामने की ओर घुमाते हुए विपरीत क्रम में आसन से बाहर आए। क्रमशः इसी आसन को पैरों को बदलकर पुनः अभ्यास करें। यह आसन तीव्र पेचिश, अपचन और नाड़ियों की दुर्बलता को दूर करता है। घुटने एवं पीठ दर्द में यह लाभप्रद है। मधुमेह तथा स्पॉन्डिलोसिस में यह अति उपयोगी आसन है। इस आसन को हृदय के रोगी और हार्निया आदि जटिल रोगों में ना करें। गर्दन को सामने की ओर घुमाते हुए विपरीत क्रम में आसन से बाहर आए। मंजरी आसन। यह वास्तव में 2 आसनों का मिश्रण है। वज्रासन में बैठ जाएं। दोनों पैरों के घुटनों के बल खड़े हो जाएं। धीरे धीरे दोनों हाथों को आगे की ओर समांतर टिकाएं। हथेली का रुख नीचे की तरफ हो। सांस छोड़ते हुए पीठ एवं पेट को नीचे की ओर धकेलें। गर्दन ऊपर की ओर। सांस भरते हुए पीठ एवं पेट को ऊपर की ओर ताने।
गर्दन को नीचे की ओर झुकाएं। सांस छोड़ते हुए कमर और पेट को नीचे की ओर दबाएं। इसे कई बार दोहराएं। धीरे धीरे आसन से विपरीत क्रम में बाहर आएं। रीढ़ के लिए यह बेहतरीन आसन है। कमर दर्द निवारण में कारगर है। कमर एवं मेरुदंड को भी तानता है। व्याघ्रासन। वज्रासन में बैठें। मंजरी आसन की पहली अवस्था में आए। कमर नीचे की तरफ एवं दायां पैर पेट और गर्दन के ऊपर समांतर व नजदीक लाने की कोशिश करें। दायां तलवा ऊपर व कमर में गोलाई लाएं। आसन की अंतिम अवस्था में क्षमतानुसार बने रहें। सांस को छोड़ते हुए पैर को सामान्य स्थिति में लाएं। नीचे घुटना मोड़ते हुए नाक के पास लाएं। यही क्रिया दूसरे पैर से दोहराएं। पेट की मांसपेशियां व रीढ़ की स्नायु के लिए यह अति उत्तम आसन है। सायाटिका रोग में इससे राहत मिलती है। यह पेट की मांसपेशियों को तानता है। यह सांसों को गहरा एवं नियंत्रित करता है। अगर कमर दर्द हो तो गर्दन एवं घुटनों को नजदीक ना लाएं। योग मुद्रा। वज्रासन, पद्मासन या किसी भी आरामदायी आसन में बैठकर हाथों को पीठ के पीछे ले जाएं। उंगलियों को आपस में कस लें। सांस छोड़ते हुए कमर से शुरू करके माथे को जमीन पर टिकाने की कोशिश करें। आसन की अंतिम स्थिति में क्षमतानुसार बने रहें। ध्यान रहे कूल्हों को एड़ियों के ऊपर लगाए रखें। विपरीत क्रम में आसन से बाहर आएं। यह आसन पैर एवं कमर के ऊपरी हिस्से की मांसपेशियों के लिए अत्यंत लाभदायक है। शुरू में इसे 2-3 बार ही दोहराएं। यह आसन पेट की गैस व समस्त उदर रोगों के लिए लाभप्रद है। ब्रह्म मुद्रा। किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाएं। कमर सीधे रखें। गहरी लंबी सांस भरते हुए चेहरे को दाहिनी तरफ घुमाएं। सांस छोड़ते हुए चेहरा सामने लाएं। फिर सांस भरते हुए चेहरा बाएं कंधे की ओर लें। सांस छोड़ते हुए सामने देखें। फिर ऊपर की ओर देखें। सामने देखें व नीचे देखें। ध्यान रहे यह आसन धीरे धीरे करें। गर्दन पर अत्यधिक तनाव न आने दें। यह आसन भगवान ब्रह्मा जैसा दिखता है, इसीलिए इसे ब्रह्म मुद्रा कहते हैं। यह आसन कमर के ऊपरी हिस्से तथा गर्दन को लचीलापन एवं बल प्रदान करता है। गर्दन दर्द व अकड़न में ब्रह्म मुद्रा प्रभावी है। सिंहासन। दोनों घुटनों को फैलाकर वज्रासन की मुद्रा में बैठें। हाथों के पंजे अंदर की ओर रखते हुए दोनों जंघाओं के बीच धरती पर टिका दें। मुंह को यथासंभव फाड़कर जीभ को बाहर लटकाएं। नाक से सांस लेकर गले से आवाज करते हुए मुंह से सांस बाहर निकालें। इसके बाद मुंह को थोड़ा ऊपर उठाकर सिंह की गर्जना यानी सिंहनाद करें। इस आसन से हकलाहट दूर होती है। जबड़ों में अकड़न नहीं रहती।
अभ्यास से दिनों दिन निर्भीकता बढ़ती है, चेहरे पर तेज या चमक बढ़ती है। वीरासन। दंडासन की अवस्था में आए। दाहिने पैर को घुटने से मोड़े एवं बाईं जंघा पर रखें। बाएं पैर को मोड़कर धीरे धीरे हाथों की मदद से घुटने के बल आ जाए। बाएं पैर का पंजा पैर के घुटने की सीध में हो। हाथों को प्रार्थना मुद्रा में सामने लाएं। दोनों हाथों को सिर के ऊपर ले जाएं। आसन की अंतिम अवस्था में क्षमतानुसार बने रहें। विपरीत क्रम में आसन से बाहर आएं। इस आसन अभ्यास से घुटना, टखने एवं कमर को मजबूती मिलती है। मन की एकाग्रता को बढ़ाने में यह लाभदायक है। उष्ट्रासन। वज्रासन में बैठ जाएं। दोनों घुटनों के बल खड़े हों। घुटनों में कंधों के बराबर फासला हो। धीरे धीरे सांस भरते हुए दाहिने हाथ को सामने से ऊपर उठाते हुए पीछे की तरफ दाहिने पैर की एड़ी को पकड़ें। वैसे ही धीरे धीरे बाएं हाथ से बाएं पैर की एड़ी को पकड़ें। कमर एवं पेट को बाहर की ओर धकेलें। सांस सामान्य रखें। आसन की अंतिम अवस्था में 20-25 सेकंड तक बने रहें। यहां पर शरीर की आकृति ऊंट की भांति दिखाई देती है, इसीलिए इस आसन का नाम उष्ट्रासन रखा गया है। धीरे धीरे आसन से विपरीत क्रम में बाहर आए। इस आसन का अभ्यास पीठ एवं कंधों की मांसपेशियों को लाभदायक है, सीने को तानता है। अस्थमा पीड़ित रोगियों के लिए यह आसन अति लाभदायी है। सामान्यतः इस आसन का अभ्यास कमर के बाकी अभ्यास करने के बाद करना चाहिए। लेटकर किए जाने वाले आसन। शवासन। सही मनस्थिति से पीठ के बल लेटकर आसन करने के लिए शवासन बहुत उपयोगी है। पीठ के बल लेटिए, पैर जुड़े हुए, हाथ जंघाओं के पास और आंखें बंद करें। गहरी सांस भरें। दोनों पैरों के बीच का फासला 2 से 2.5 फीट बढ़ाएं। पैरों की उंगलियां बाहर और एड़ियां जमीन से टिकी हुई। हाथों को शरीर से लगभग आधा फीट दूरी पर रखें। हथेलियों का रुख आसमान की तरफ रखें। सांस छोड़ते समय शरीर से सारा तनाव रिहा करने की कोशिश कीजिए। शरीर को मन की आंखों से देखें। हर हिस्से को विश्राम कराएं। श्वास प्रश्वास की गति मंद होती चली जाए। शवासन मस्तिष्क एवं मांसपेशियों को पूर्णतः कार्य करने के लिए जल्दी तैयार करता है। ये पूर्णतः कायाकल्प करता है। लुढ़कना। पीठ के बल लेट जाएं। दोनों पैरों को घुटनों से मोड़ते हुए सीने के सामने लाएं व हाथों की उंगलियां एक दूसरे से कसकर दोनों घुटनों को नीचे से पकड़कर घुटनों को सीने की तरफ लाएं व सांस छोड़ते हुए ठोड़ी को घुटनों के पास लाएं। शरीर को दोनों ओर बारी बारी से लुढ़काएं। ऐसा 10 बार करें।
यह आसन मेरुदंड के आसपास की मांसपेशियों को मसाज देता है, उन्हें लचीला एवं मजबूत बनाता है। इसे प्रातः काल में करने से अत्यंत लाभदायी होता है। विपरीत क्रम में आसन से बाहर आएं। पवन मुक्तासन। शवासन में लेट जाएं। दाहिने घुटने को मोड़ते हुए सांस बाहर निकालें तथा दोनों हाथों की मदद से घुटने को पकड़े एवं गर्दन को ऊपर उठाएं। अगर कमर दर्द हो तो गर्दन ऊपर ना उठाएं। क्षमता के अनुसार आसन की अंतिम स्थिति में बने रहे। धीरे धीरे सांस लेते हुए विपरीत क्रम में आसन से बाहर निकले। इसी प्रकार बाएं पैर से अभ्यास करें। जिन व्यक्तियों को कमर दर्द है वो व्यक्ति एक एक पैर यानी अर्ध पवन मुक्तासन का ही अभ्यास करें। इसके बाद दोनों पैर एक साथ घुटनों से मोड़े, सीने के सामने लाएं, आसन की अंतिम अवस्था में आएं। आसन का अभ्यास करने से हमारे पेट की पूरी वायु बाहर निकल जाती है, अतः इसे पवन मुक्तासन कहा गया है। क्षमता अनुसार आसन में बने रहें तथा विपरीत क्रम में बाहर आएं। यह आसन हृदय, फेफड़ों एवं आंतों के रोगों को रोकने में कारगर है। ये कमर को लचीला एवं मजबूत बनाता है। उत्तान पादासन। शवासन में लेट जाएं। दोनों पैरों को मिलाएं। हाथ शरीर के साथ, हथेलियां नितंब के नीचे रखें। धीरे धीरे दोनों पैरों को ऊपर की ओर कूल्हों से उठाएं। ध्यान रहे दोनों पैर के घुटने सीधे हो तथा पैरों को 30 से 60 डिग्री तक ऊपर उठाकर रोकें। सांस को 5 बार लें तथा छोड़ें। आसन की अंतिम स्थिति में 10 से 30 सेकंड बने रहें। सांस गति सामान्य बनाएं। विपरीत क्रम में आसन से बाहर आएं। इस आसन को शुरू में 2 से 3 बार ही करें व धीरे धीरे शवासन में लेट जाएं। यह आसन करना पेट एवं पूरे हिस्से के लिए लाभदायक है। कमर की मांसपेशियों को यह मजबूत बनाता है। अर्ध हलासन। शवासन में लेट जाएं। दोनों पैरों को मिलाएं। हाथ जंघाओं के पास। धीरे धीरे सांस लेते हुए दाहिने पैर को ऊपर उठाएं। ध्यान रहे घुटना सीधा हो। दाहिना पैर 90 डिग्री तक ही ले जाएं। सांस को सामान्य बनाए रखें। आसन की अंतिम स्थिति में क्षमता अनुसार बने रहे। विपरीत क्रम में आसन से बाहर आएं। उसी तरह बाएं पैर से इस आसन का अभ्यास करें। अंतिम अवस्था में शरीर की आकृति आधे हल की तरह दिखाई देती है, इसीलिए इसे अर्ध हलासन कहते हैं। यह आसन पैर, पेट एवं जंघाओं को सबल बनाता है। अंतिम स्थिति में दोनों पैरों से इस आसन का अभ्यास करें। यह आसन कूल्हों में खिंचाव लाता है एवं गुदा में रक्त प्रवाह बढ़ाता है। अतः कुछ समय शवासन में लेट जाएं। मेरुदंड में दर्द हो तो पूर्ण हलासन की जगह अर्ध हलासन का अभ्यास ही करें। नौकासन। शवासन में लेट जाएं। दोनों पैरों को आपस में मिलाएं तथा जितना मुमकिन हो उतना ऊपर की ओर उठाएं। ध्यान रहे घुटने बिल्कुल सीधे हो। धीरे धीरे कमर से ऊपरी भाग को
45 डिग्री तक उठाने की कोशिश करें। दोनों पैरों के घुटने तथा कोहनियां सीधी हो। आसन की अंतिम स्थिति में सांस की गति सामान्य हो। क्षमता अनुसार आसन में बने रहे। विपरीत क्रम में आसन से बाहर निकलते समय सांस को धीरे धीरे छोड़ें। आसन की पूर्व अवस्था में आ जाएं। ध्यान रहे इस आसन को झटके से ना करें। यह आसन कमर की चर्बी कम करने में लाभप्रद है। ये गुर्दों को संयमित करता है। मधुमेह के मरीजों के लिए भी ये लाभकारी है। विपरीत दंडासन। दंडासन में बैठ जाएं। हथेलियां नितंब से 1 फुट पीछे की तरफ दूरी पर रखें एवं हाथ की उंगलियों का रुख बाहर की तरफ व हथेली अंदर की तरफ रखें। धीरे धीरे सांस भरते हुए कमर को ऊपर उठाएं। पैर व तलवे जमीन पर टिकाएं व गर्दन पीछे की तरफ व कमर और कूल्हों को तान कर रखें। आसन की अंतिम अवस्था में कुछ देर तक बने रहें। इस आसन को पृष्ठोत्तानासन के नाम से भी जाना जाता है। सांस छोड़ते हुए विपरीत क्रम में आसन से बाहर आए। यह आसन गुर्दे, हृदय आदि की नाड़ियों को पुष्ट बनाता है। इससे नितंब व पैरों की मांसपेशियां खींचती है। मोटापा कम होता है। यह आसन 2 से 3 बार दोहराना बहुत ही जरूरी है। कंधार आसन। शवासन में लेट जाएं। दोनों पैरों को मिलाएं। दोनों पैरों को घुटने से मोड़ते हुए नितंब के पास रखें। दोनों हाथों से दोनों पैरों की एड़ियों को पकड़ें। गर्दन की स्थिति सीधी। धीरे धीरे पेट को ऊपर की ओर तानें। शरीर का संपूर्ण भार कंधों पर आता है, इसलिए इस आसन को कंधार आसन कहा जाता है। आसन की अंतिम स्थिति में 20 से 25 सेकंड तक बने रहे। इस आसन को सर्वांगासन के बाद करने से लाभदायी होता है। यह आसन कमर एवं नितंबों के रोगों को दूर करने में लाभदायी होता है। गैस और अपचन जैसी परेशानियों को भी दूर करता है। हाथों एवं कोहनियों को यह मजबूत बनाता है। हलासन। शवासन में लेट जाएं। दोनों पैरों को मिलाएं। दोनों हाथ सीधे जंघाओं के पास। हथेलियां खुली हुई जमीन से सटी रहेगी। धीरे धीरे बल देकर दोनों पैरों को घुटने से बिना मुड़ते हुए उठाएं तथा 90 डिग्री तक ले जाएं। धीरे धीरे दोनों पैरों को झुकाएं जब तक पंजे सिर के पीछे ना टिके। दोनों पैरों को और पीछे ले जाने की कोशिश करें। ध्यान रहे कि दोनों पैरों के पंजे बाहर की तरफ हो। आसन से विपरीत क्रम में बाहर आएं। यह आसन उदर की मांसपेशियों को लाभदायक है। मधुमेह में भी इस आसन का अभ्यास हो सकता है। हलासन के बाद भुजंगासन करने से हलासन के अधिकतम लाभ प्राप्त हो सकते हैं। सेतु बंधासन। शवासन में लेट जाएं। दोनों पैरों को मिलाते हुए घुटनों को मोड़ें तथा पैरों के पंजों को नितंबों के साथ लगाएं। धीरे धीरे सांस को लेते हुए कमर को ऊपर उठाएं तथा दोनों हाथों की हथेलियां कमर के नीचे लगाएं। शरीर का संपूर्ण भार हाथों पर आता है। हथेली की उंगलियां बाहर की तरफ हो। सांस की गति को सामान्य बनाएं तथा दोनों पैरों के तलवे जमीन पर लगाने की कोशिश करें। ध्यान रहे दोनों पैरों के घुटने सीधे हो। इस आसन में शरीर की आकृति एक सेतु या ब्रिज की तरह दिखाई देती है, अतः इसे सेतु बंधासन कहा जाता है। यह आसन गुदा को संयमित करता है। पेट की मांसपेशियों में
अतिरिक्त खिंचाव लाता है। शरीर में प्राण शक्ति का संचार बढ़ता है। कमर दर्द निवारण के लिए यह आसन अति लाभदायक है। सर्वांगासन। शवासन में लेट जाएं। दोनों पैरों को एक साथ मिलाएं। घुटने सीधे हो। धीरे धीरे दोनों पैरों को ऊपर की ओर उठाएं। पैर, नितंब एवं पीठ को सीधा रखें। दोनों ओर से दोनों हाथों की कोहनियां जमीन पर टिकाकर हथेलियों से कमर को सहारा दें। कंधे एवं गर्दन का हिस्सा भूमि पर छूने दीजिए। आसन की अंतिम स्थिति में क्षमतानुसार बने रहें। यह आसन शरीर को निरोगी बनाकर स्फूर्ति प्रदान करता है। नाड़ी तंत्र और पाचन तंत्र के लिए यह लाभदायक है। मस्तिष्क में रक्त प्रवाह बढ़ाता है। आसन से विपरीत क्रम में बाहर आएं। कर्ण पीड़ासन। शवासन में लेट जाएं। दोनों पैरों को उठाते हुए सिर के पीछे लगाएं तथा हलासन की अंतिम स्थिति में आएं। दोनों पैरों को घुटनों से मोड़ते हुए कानों के साथ लगाएं। दोनों हाथों से जंघाओं को दबाएं। क्षमता अनुसार आसन में बने रहें। श्वसन गति को सामान्य बनाएं। विपरीत क्रम में आसन से बाहर आएं। हलासन से धीरे धीरे बाहर आएं। आसन से आए तनाव को दूर करें। इस आसन में सीने के पृष्ठभाग, कान और नितंब पर व्यापक दबाव पड़ता है, जिससे इन अंगों की विकृति तेजी से दूर होती है। बाजू एवं कंधों को मजबूती मिलती है। मेरुदंड में लचीलापन बढ़ता है। पूर्वावस्था में आने पर शवासन में कुछ समय तक लेटे रहें। विपरीत करणी। शवासन में लेट जाएं तथा धीरे धीरे सर्वांगासन की अंतिम स्थिति में आ जाएं। दोनों हाथों की कोहनियों पर शरीर का भार लें। दोनों पैरों को 90 डिग्री से आगे की ओर 110 से 120 डिग्री में ले जाएं। आसन की अंतिम स्थिति में क्षमता अनुसार बने रहें। सांस की गति को सामान्य रखें। धीरे धीरे आसन से विपरीत क्रम में सर्वांगासन, हलासन एवं सर्वांगासन की पूर्वावस्था में आ जाएं। यह आसन करने से सिर में रक्त संचारण बढ़ता है। हृदय की ओर रक्त संचारण बढ़ता है। स्मृति को एकाग्र करने में इससे मदद मिलती है। इस आसन को करने से शीर्षासन एवं सर्वांगासन के लाभ मिलते हैं। चक्रासन। शवासन में लेट जाएं। दोनों घुटनों को मोड़कर कूल्हों के पास ले जाएं। ध्यान रहे पैरों के तलवे जमीन पर लगे हो। पैरों के बीच उतना फासला हो जितना कंधों के बीच होता है। दोनों हाथों को कोहनी से मोड़ें और जमीन पर इस प्रकार रखें कि उंगलियां कंधों को छुएं। सांस भरें। हाथ एवं पैरों के बल शरीर को ऊपर उठाएं जब तक कि पूर्ण शरीर गोलाकार ना बने, अर्थात शरीर की आकृति उल्टे यू जैसी ना बने। आसन की अंतिम स्थिति में 20 से 25 सेकंड तक बने रहें। आसन से विपरीत क्रम में बाहर आए। 10 सेकंड तक शवासन में लेट जाएं ताकि शरीर में आया हुआ तनाव दूर हो। यह आसन करने से फेफड़े चौड़े होते हैं। सिर में रक्त का बहाव बढ़ता है। मेरुदंड पर ध्यान केंद्रित होने से नाड़ी मंडल पर प्रभाव पड़ता है। हृदय रोगी, हर्निया रोगी इस आसन को ना करें।
शशांक आसन। पेट के बल सही स्थिति में लेटने के लिए दंडासन से वज्रासन में आए। दोनों घुटनों के बीच दूरी बनाएं। गहरी सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाएं। कमर, पीठ एवं गर्दन को आगे झुकाते हुए दोनों हाथों की कोहनियां और हथेलियों को जमीन पर लगाएं। जितना हो सके धकेलें। माथे, सीने व पेट के भाग को जमीन पर लगाएं। ध्यान रहे नितंब दोनों एड़ियों के साथ लगे रहें। पीछे की तरफ धकेलें। क्षमता अनुसार आसन में बने रहे। विपरीत क्रम में आसन से बाहर आएं। इस आसन में शरीर की आकृति शशांक यानी खरगोश के समान दिखती है। मेरुदंड के स्नायु तंत्र को यह प्रबल बनाता है। घुटनों टखनों को मजबूती प्रदान होती है। गुर्दों की कार्य क्षमता बढ़ती है। कपाल में रक्त प्रवाह बढ़ता है। चेहरे को तेजस्वी बनाता है। भुजंगासन। मकरासन में आ जाएं। दोनों पैरों को मिलाएं। हाथों को कंधों के पास रखें। हथेलियां जमीन पर हो। पैर जुड़े हुए हो। सांस को अंदर भरते हुए धीरे धीरे सिर और सीने को जितना हो सके ऊपर उठाएं। नितंबों की पेशियों में कसाव लाएं। ध्यान रहे कमर का निचला हिस्सा जमीन पर लगा रहे तथा आंखों से पीछे की ओर देखने की कोशिश करें। आसन की अंतिम स्थिति में क्षमता अनुसार बने रहे। विपरीत क्रम में आसन से बाहर आएं। यह आसन हाथों व कमर को मजबूत बनाता है। फेफड़ों तथा सीने को मजबूत बनाता है। कमर दर्द में यह बहुत लाभदायी है। अस्थमा रोगियों के लिए लाभप्रद है एवं थायराइड ग्रंथि के दोष में भी लाभप्रद माना जाता है। शलभासन। पेट के बल लेट जाएं। दोनों पैरों को मिलाएं। शलभासन का अभ्यास करने से पहले अर्ध शलभासन करना जरूरी है। सांस लेते हुए दोनों हाथ बगल में शरीर के साथ में रखें। दाहिने पैर को घुटने से सीधा रखें। पंजों को खींचें। कमर से दाहिने पैर को ऊपर की ओर उठाएं। अंतिम अवस्था में रोकें। विपरीत क्रम में पूर्वावस्था में आएं। इसी तरह दूसरे पैर से अभ्यास करें। अंत में दोनों पैरों को मिलाएं। पंजों को बाहर की तरफ खींचें। दोनों हाथों की मुट्ठी बनाकर दोनों जांघों के नीचे रखें। धीरे धीरे सांस को भरते हुए दोनों पैरों को ऊपर की ओर उठाएं। आसन की अंतिम स्थिति में क्षमता अनुसार बने रहे। अंततः विपरीत क्रम में आसन से बाहर आएं। शलभासन कमर दर्द निवारण में लाभदायक है। यह पेट, पीठ एवं आंतों को उत्तेजित करता है। गुर्दे, यकृत एवं अग्न्याशय को सबल करता है। नाभि आसन। पेट के बल लेट जाएं। दोनों हाथों को सामने ले आएं। पैर पीछे की तरफ ताने। ध्यान रहे घुटने सीधे हो। सांस को अंदर भरें। शरीर का ऊपरी हिस्सा एवं निचला हिस्सा जमीन से ऊपर उठाएं। ध्यान रहे शरीर का भार नाभि पर केंद्रित हो।
आसन की अंतिम स्थिति में क्षमतानुसार बने रहे। विपरीत क्रम में आसन से बाहर आए। नाभि शरीर का एक स्नायु तंत्र केंद्र है। नाभि आसन से स्नायुओं को बल मिलता है। मेरुदंड के सभी रोगों के लिए यह लाभप्रद होता है। गैस को निकालने में इससे मदद मिलती है। पेट एवं कमर का मोटापा ये कम करता है। नाभि टलने की समस्या का निवारण होता है। बाज आसन। पेट के बल लेट जाए। दाहिने पैर को घुटने से मोड़कर ऊपर उठाएं। विपरीत बाएं हाथ से ऊपर से दाएं पैर की एड़ी को पकड़ें। ध्यान रहे दाहिना हाथ सामने एवं गर्दन की स्थिति आगे की तरफ हो। शरीर के ऊपरी एवं निचले हिस्सों को ऊपर उठाएं तथा शरीर का संपूर्ण भार नाभि के ऊपर हो। आसन की अंतिम अवस्था में क्षमतानुसार बने रहें। यही क्रिया दूसरे पैर से दोहराएं। बाज आसन से पेट संबंधी विकार खत्म होते हैं। हाथों में मजबूती आती है। गले संबंधी रोगों को यह दूर करता है। संपूर्ण शरीर में शक्ति का संचार होता है। कमर दर्द पीड़ित व्यक्तियों को बाज आसन नहीं करना चाहिए। अंतिम अवस्था बाज पक्षी के समान दिखाई दे रही है, अतः इसे बाज आसन कहते हैं। धनुरासन। पेट के बल लेट जाएं। ठोड़ी जमीन पर लगी हो। दोनों पैरों को घुटने से मोड़ें तथा दोनों हाथों से दोनों पैरों की एड़ियों को पकड़ें। दोनों पैर तथा शरीर के ऊपरी हिस्सों को सांस भरते हुए ऊपर की ओर खींचें। अब जंघाओं को ऊपर उठाएं। सांस को रोक कर रखें। ध्यान रहे शरीर का पूरा वजन केवल पेट पर हो। निगाह पीछे की तरफ हो। आसन की अंतिम अवस्था में क्षमतानुसार बने रहे। विपरीत क्रम में आसन से बाहर आए। योग में धनुरासन को सर्वश्रेष्ठ आसन माना जाता है। धनुरासन का नियमित अभ्यास पीठ के पिछले भाग, ऊपरी भाग तथा गर्दन के दर्द में लाभप्रद है। हृदय रोगी इस आसन का अभ्यास ना करें। संपूर्ण स्नायु मंडल को यह आसन प्रबल बनाता है। फेफड़ों को चौड़ा करता है। मयूरासन। वज्रासन में बैठ जाएं। धीरे धीरे घुटनों के बल खड़े हो। दोनों हाथों को आगे की तरफ जमीन पर रखें। ध्यान रहे हथेली का रुख अंदर की ओर हो। दोनों कोहनियों को मोड़ें तथा नाभि के दोनों ओर लगाएं और पैर को सीधा करें। दोनों हथेलियों पर शरीर का पूरा भार लें। दोनों पैरों को घुटने से सीधा रखें एवं धीरे धीरे सांस को लेते हुए पैरों को ऊपर उठाएं तथा सीना, गर्दन एवं पैर एक सीध में ऊपर उठे हो। आसन में क्षमतानुसार बने रहे। यह आसन मधुमेह के उपचार में लाभदायी है तथा अजीर्ण को दूर करने हेतु लाभप्रद है। पेट में घाव या अल्सर की बीमारी हो या कलाई में दर्द हो तो इस आसन को ना करें। हाथों के कंपन संबंधित दोष इस आसन से दूर होते हैं। बकासन। वज्रासन में बैठ जाएं। धीरे धीरे घुटनों के बल खड़े हो। दोनों हाथों को आगे की तरफ जमीन पर रखें। पैरों के तलवे जमीन पर लगाएं। शरीर का भार पंजों पर हो। दोनों हाथों को कंधों की सीधाई में सामने लगाएं। उंगलियां फैली हुई एवं कोहनियां सीधी हो। शरीर को आगे झुकाते हुए दोनों घुटनों को कोहनियों के ऊपर रखें। सांस को भरें। दोनों पैरों को ऊपर उठाएं एवं नितंब के नजदीक ले जाएं। गर्दन सामने उठी हुई हो। सामने देखें।
आसन की अंतिम स्थिति में क्षमता अनुसार बने रहे। विपरीत क्रम में आसन से बाहर आए। बकासन से हाथों की मांसपेशियां प्रबल बनती हैं। हाथों के कंपन संबंधी रोग दूर होते हैं। ये बक पक्षी के समान मन की एकाग्रता बढ़ाने में लाभदायी है। मेरुदंड को व्यायाम मिलता है। शीर्षासन। वज्रासन में बैठ जाएं। घुटनों के बल आ जाएं। दोनों हाथों की कोहनियां मोड़ते हुए दोनों हाथों को आपस में बांधे एवं जमीन पर लगाएं। फासला कंधों के समांतर हो। धीरे धीरे सिर को हथेलियों के बीच में लगाएं। पहले मेरुदंड एवं बाद में पैरों को सीधे ऊपर उठाएं। शरीर का वजन कोहनियों एवं सिर पर लें। इसे झटके से ना करें। आसन में क्षमता अनुसार बने रहें। विपरीत क्रम में आसन से बाहर आए। शीर्षासन मानसिक शक्ति में वृद्धि करता है। मस्तिष्क अतिशय मात्रा में प्राण और रक्त खींच सकता है। नाक, कान, गले में तकलीफ या अनिद्रा से पीड़ितों को यह आसन नहीं करना चाहिए। शुरू शुरू में इस आसन का अभ्यास ज्यादा ना करें। प्राणायाम। मुनि पतंजलि ने श्वास प्रश्वास की गति में अंतर डाल देने की विधियों को प्राणायाम कहा है। स्पष्ट रूप से प्राण यानी जीवन शक्ति पर नियंत्रण और चेतना का संचार करना प्राणायाम है। मुख्यतः सांस लेने, रोकने एवं छोड़ने की विधियां इसमें शामिल है। प्राणायाम करते समय कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए। प्राणायाम का अभ्यास प्रातः काल में या खाना खाने के 2-3 घंटे बाद करना चाहिए। मेरुदंड सीधा रखना चाहिए। मुख्यतः प्राणायाम में सांस छोड़ने का समय सांस लेने के समय से दुगना होना चाहिए। उच्च रक्तचाप, अस्थमा व कमर दर्द के पीड़ित व्यक्ति प्राणायाम का अभ्यास धीरे धीरे व अधिक समय तक करें। प्राणायाम के 3 भाग हैं: पूरक, सांस को लेना; रेचक, सांस को छोड़ना; व कुंभक, सांस को रोकना। कुंभक की विधि दीर्घ अभ्यास के बाद ही करनी चाहिए। अनुलोम विलोम प्राणायाम। किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाइए, जैसे कि सिंहासन, सुखासन, पद्मासन, वज्रासन। मेरुदंड को सीधा रखें। हाथ ज्ञान मुद्रा में। दाएं हाथ का अंगूठा व अनामिका दाहिनी नासिका व बाईं नासिका पर रखें। अंगूठे की मदद से दाहिनी नासिका छिद्र को बंद करें व बाईं नासिका छिद्र से 3 से 5 सेकंड में सांस लें एवं कुछ समय उसे रोकें। नासिका छिद्र को बंद करें। दाहिनी नासिका से दुगने समय 6 से 10 सेकंड में सांस छोड़ने की कोशिश करें एवं दाईं नासिका से सांस दोबारा लें और बाईं नासिका से वापस छोड़ें। इस तरह अनुलोम विलोम का एक चक्र पूरा होता है। इसी का अभ्यास कम से कम 5 मिनट से आधे घंटे तक करें। इस प्राणायाम को नाड़ी शोधन प्राणायाम भी कहा जाता है। सांस छोड़ने का समय सांस लेने के समय से दुगना होना चाहिए।
जिससे कार्बन डाइऑक्साइड पूरी तरह से बाहर निकल जाती हैं। ये मोटापा, उच्च रक्तचाप, हेपेटाइटिस, हृदय रोग, अस्थमा व कैंसर जैसी बीमारियों में लाभप्रद है। किसी भी शारीरिक व मानसिक गतिविधियों का अभ्यास करने से पहले इस प्राणायाम का अभ्यास करने से कार्य क्षमता बढ़ती है। भ्रामरी प्राणायाम। मेरुदंड को सीधा रखें। ध्यानात्मक आसन में बैठें। दोनों हाथों को चेहरे के सामने लाएं। तर्जनी को माथे पर, मध्यमा को आंखों पर हल्का दबाव देकर व अनामिका से दोनों नासिकाओं को बंद करें। अंगूठे की मदद से दोनों कानों को बंद करें। नाक से गहरी सांस भरते हुए भंवरे के समान नाद उत्पन्न करें। मस्तिष्क में कंपन महसूस करें। दोबारा सांस भरें एवं भंवरे के समान नाद उत्पन्न करें। इस प्राणायाम का अभ्यास 3 से 5 बार करें। इससे मस्तिष्क की मांसपेशियों को मसाज मिलता है, जो स्मरण शक्ति बढ़ाने में लाभप्रद है। भ्रामरी से विद्यार्थियों के अध्ययन में आशाजनक परिणाम मिलते हैं। उच्च रक्तचाप में यह बहुत ही लाभदायक है। शीतली प्राणायाम। ध्यानात्मक आसन में बैठें। हाथ ज्ञान मुद्रा में। मुंह को खोलते हुए जिह्वा को पूरा बाहर निकालें। जिह्वा को दोनों ओर से उठाते हुए ट्यूब की आकृति बनाएं और जिह्वा से घर्षण करते हुए सांस को अंदर ले व फेफड़ों को पूरा भरें। दोनों नासिकाओं से दुगने समय में धीरे धीरे सांस को बाहर निकालें। इस प्राणायाम को बार बार दोहराएं। इस प्राणायाम से शीतलता प्राप्त होती है, अतः इसे शीतली प्राणायाम कहा गया है। शीतकारी प्राणायाम। ठंडक प्रदान करने वाले प्राणायाम में शीतकारी प्राणायाम आता है। इसके लिए दोनों होठों को खोलें एवं दोनों जबड़ों को आपस में मिलाएं और दांतों की खिड़कियों से सांस को अंदर खींचें व कुछ समय रुकने के बाद नाक से धीरे धीरे सांस को छोड़ें। इस प्रकार लगातार अभ्यास करें। शीतली एवं शीतकारी प्राणायाम गले एवं फेफड़ों को शीतलता पहुंचाते हैं, गले के संक्रमण को दूर करते हैं। राजस्थान जैसे इलाके में पानी के अभाव में कुछ देर प्यास बुझाने में मदद करते हैं। मुंह के छालों को दूर करते हैं। नियमित अभ्यास से पुरुषार्थ में वृद्धि होती है, मसूड़ों को मजबूती मिलती है। ध्यान रहे, इन प्राणायामों का अभ्यास बहुत ठंडे व प्रदूषित इलाके में ना करें। कपालभाति क्रिया। ध्यानात्मक आसन में बैठें। अंगूठा व तर्जनी को मिलाएं। ज्ञान मुद्रा बनाएं। पेट की निचली मांसपेशियां एवं अन्य हिस्सों को अंदर की ओर खींचें व छोड़ें और दोनों नासिकाओं से सांस को तेजी से बाहर निकालें। इसी प्रकार लगातार इस प्राणायाम का अभ्यास करें। केवल सांस छोड़ने की क्रिया पर ध्यान रहे। सांस स्वयं ही अपने आप ली जाती है। नए अभ्यर्थी पहले धीरे धीरे करें, थकने पर रुक जाएं, शक्ति का अतिक्रमण ना करें। पहले अनुलोम विलोम का अभ्यास करें। सामान्यतः 1 मिनट में
60 से 80 बार दोहराएं, परंतु उच्च रक्तचाप ग्रसित व्यक्ति 1 मिनट में 20 से 30 बार ही दोहराएं। कपाल का अर्थ है खोपड़ी और भाती का अर्थ है चमक। इस क्रिया का अभ्यास करने से चेहरे पर चमक आती है, कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है, हमारे आंतरिक अंगों को मसाज मिलता है, जिससे लिवर, पैंक्रियाज, यूट्रस, अंदरी पाचन तंत्र मजबूत होता है। कैंसर, हेपेटाइटिस ए, बी, सी एवं मोटापा दूर होता है। त्वचा, आंख और कान के दोष दूर होते हैं। कपालभाति मुनि पतंजलि की प्राणायाम की परिभाषा में नहीं आता, जिससे सांस के प्रवाह की गति मंद पड़ जाने को प्राणायाम कहा गया है, किंतु कपालभाति में सांस प्रवाह गति बढ़ जाती है। इसमें शरीर का शुद्धिकरण होता है, विषारी पदार्थ सांस के जरिए बाहर निकलते हैं।